Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें हम लोग 2000 MCQs कवर कर रहे हैं, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 33. एज यूजुअल, एज यू नो दैट वी इन एवरी टेस्ट वी आर कवरिंग अराउंड 20 क्वेश्चन. सो सिमिलर पैटर्न पे हम लोग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कवर करेंगे. ये आपका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है. अगर आप लोग 6 से कम MCQs या 6 MCQs कवर कर पा रहे हो इफेक्टिवली, देन यू शुड बी स्टडिंग रियली फोकसिंग ऑन द इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी आपका वीक एरिया है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है. अगर 8 से 10 MCQs अगर कर रहे हो, अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तब भी आपको कवर करने की ज़रूरत है इंडियन पॉलिटी. वो टॉपिक्स जो जिनमें कि आप लोग स्कोर नहीं कर पाए हो, और फिर से ये वीडियो आप लोग देखना. अगर 12 to 14 अगर कहीं इफेक्टिवली आप लोग स्कोर कर पा रहे हो तो स्टिल देयर इज चांस ऑफ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट. बट ठीक है, वो स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर. बट इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 16 to 20 क्वेश्चन, ठीक है, देन दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट स्कोर. नाउ वी आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑफ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू दिस क्वेश्चन. द प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप of the following institution bodies is mentioned in the Constitution of India. अब माइंड करने वाली बात यह है, रीड क्या करना है कि ये बोला है, ये नहीं पूछा कि कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है. कौन कौन सी बॉडी का सेटिंग अप मतलब बोला गया कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, है ना, या फिर सेटअप होना चाहिए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. तो फाइनेंस कमीशन तो डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है ही. लॉ कमीशन के सेटअप के बारे में भी कि हाँ भाई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है. ऑल्दो लॉ कमीशन एज सच क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा, हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड इनटू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बट लॉ कमीशन की नेसेसिटी को हाईलाइट किया गया है. ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल 323 में आपके डिस्कस किया गया है, right? So all these three bodies that you can see on the screen that has been their setting up has been discussed or mentioned into the Constitution of India. So D is going to be the right answer. यहाँ आपके फर्स्ट एंड थर्ड ओनली वुड बी द आंसर. जो टिक होगा B, राइट, बट द एक्चुअल आंसर इज D. ठीक है, D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द सैलरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर चार्ज. नहीं भाई, चार्ज नहीं होता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होते ही आपका ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता. तो 2, 3, 4 और 2, 4 यानी 2, 4 तो आपका सही है ही, बिकॉज करेक्ट आंसर है ना. तो 2, 4 तो आपका सही है. नाउ डिटर्मिनेटिव स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी थर्ड, है ना. थर्ड को देखना है. अगर थर्ड सही होता है तो ये आंसर होगा, एंड 2 and 4 अगर थर्ड नहीं सही है तो ये आंसर होगा, है ना. तो थर्ड को ही सी हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सो दैट इज करेक्ट एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी B. अभी 2 and 4 को नहीं देखा. 2 and 4 ऑल्दो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके हमें हमारा आंसर मिल चुका है, दैट इज B. बट स्टिल वी वुड लाइक कि 2 and 4 हम लोग नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं. अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया, अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. सो ये करेक्ट है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर और ग्राउंड फॉर हिज और हर रिमूवल. ये भी आपका करेक्ट है. जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाहेंगे उनको हटा देंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, वैसे ही अटॉर्नी जनरल को जाना पड़ता है. एज सच कोई रिमूवल का प्रोसीजर. सो ऑफ कोर्स 2, 3, 4 इज करेक्ट एंड हेंस B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में, हमें करेक्ट बताना है. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द केयर टेकर गवर्नमेंट. सो ये बिल्कुल सही है. केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे किस कंडीशन में सेटअप होनी चाहिए, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन. प्रेसिडेंट में आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू एज केयर टेकर गवर्नमेंट टिल ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर मेड. सो ये भी आपका सही है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. हमसे करेक्ट ही पूछा गया. सो C इज राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके आर्टिकल 105 एंड 194 में आपके मेंशन है. ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और इसमें MLAs के प्रिविलेजेस. द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ. सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना. कंटिन्यूअसली प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर एट द स्टेट लेवल वो एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि अभी तक कोई कोडिफाई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं MPs और MLAs को डिफाइन कर सके. सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर सिविल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस. सो ये भी करेक्ट है. मेंबर्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एन आउटसाइड बॉडी दैट इज लाइक कोर्ट
फॉर एनी वोट गिवन इनसाइड द हाउस। तो ये भी करेक्ट है। किस तरह से वोटिंग की है, क्या बोला है उन्होंने विद इन हाउस, उसके बेसिस पे कोई भी बाहर का जो कोर्ट है या बाहर की कोई बॉडी है उसके बेसिस पे जस्टिफिकेशन या अरेस्ट नहीं करवा सकते। सो ऑल थ्री हमें करेक्ट बताना है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिट्स प्रोवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द रिट्स। आर्टिकल 32 में क्यू वारंटो कैन बी सॉट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली ओनली बाय द एग्रीव्ड। सो ये बिल्कुल सही है। सर्टेरॉय कैन बी इशूड अगेंस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड व्हेन डिटेंशन इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर अगर लीगल प्रोसेसेस का रास्ता इस्तेमाल करके अगर पुलिस ने भी अरेस्ट किया तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। नाउ ये गलत है और यही आपका आंसर होने जा रहा है। नॉट करेक्ट हमें पता, तो ये आंसर मैंडेमस जो है पब्लिक अथॉरिटीज को मेनली उनकी पब्लिक ड्यूटी जो है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो जब पब्लिक ड्यूटी याद दिलाने के लिए आप कर रहे हो तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को तो आप इशू नहीं करवा सकते। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेडरेशन टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ये फेडरेशन का ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन जैसे फेडरेशन है, तो सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सो बोथ द पर्पस आर करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू हाई कोर्ट्स। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं हाई कोर्ट के रिगार्ड में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। तो यस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दैट ऑल दो इसके कैविएट हैं, ठीक है, कैविएट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। देयर यू में आर्ग्यू कि भाई एक से मतलब कई स्टेट्स के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो बगल वाले के हाई कोर्ट से, कई यूनियन टेरिटरी के पास नहीं है, वो कंपनी जो स्टेट है ना, नियरेस्ट स्टेट, उनसे चलाते हैं। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स का बेसिस हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है तो हम इसको गलत नहीं कर सकते। The territorial jurisdiction of High Court is coterminous with the territory of states, so that is also correct. The Parliament can extend as well as exclude द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम अ यूनियन। तो ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो तीनों आपका करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं और यहाँ कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि बोरो किए गए हैं कहीं से, तो बताना है कौन कौन सा जो है पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ, यस रूल ऑफ लॉ हैज बीन बोरोड। एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू का ऑफ कोर्स हमने यूएसए से किया हुआ है, वहां की जुडिशरी सबसे स्ट्रांग है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये गलत हो गया आपका। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्चुअली इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा किया था। तो ये दोनों आपके इंटरचेंज्ड है एंड हेंस ये third statement and fourth statement is incorrect. Only first and second statement is going to be correctly matched and hence A is going to be the right answer. यहाँ तीन statement दिए गए हैं और हमें correct statement बताना है। The power to increase the strength of judges of Supreme Court lies with the president। नहीं भाई, पार्लियामेंट के पास है। While transferring the judge of the High Court, the Chief Justice of India should consult a collegium of 2 judges of the Supreme Court only। नहीं भाई, जब आप जज ऑफ द हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर रहे हो तो along with the collegium, the Chief Justice opinion of that High Court, कौन से हाई कोर्ट का, जहां से आप ले जा रहे हो और जहां भेज रहे हो, सेंडर और रिसीवर दोनों के चीफ जस्टिसेस से जो है उनका ओपिनियन सीख करना, अगर किसी नॉर्मल जज का जस्टिस का फ्रॉम द हाई कोर्ट ट्रांसफर हो रहा है। सो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग जज। सो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, हेंस C3 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द एजुकेशन। डीपीएसपी के एजुकेशन के बारे में बात करता है, तो ऑफ कोर्स बात करता है। फंडामेंटल राइट क्या एजुकेशन के बारे में बात करता है, ऑफ कोर्स बात करता है। आर्टिकल 21A प्रीएम्बल क्या एजुकेशन के बारे में डायरेक्टली बात करता है, तो नहीं बात करता। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बात करता है क्या, तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल
ड्यूटीज भी जो है वो आपके इसके एजुकेशन पे बियरिंग है, पेरेंट्स को ड्यूटी असाइन करता है। तो 1 2 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस बी में आपके 1 2 4 है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है? बिकॉज इट हैज एनफ और इट प्रोवाइड्स एनफ स्कोप फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स implementation. So C is going to be the right answer. Which of the following statement is are correct with reference to the Constituent Assembly? ठीक है, 3 स्टेटमेंट Constituent Assembly के बारे में बताया दिया गया है, हमें करेक्ट बताना। The member of the Constituent Assembly were indirectly elected by the member of Provincial Legislative Assembly. Correct. It acted as a legislative body for enacting ordinary laws of the country. So ये भी करेक्ट है। Along with the constituent function, ठीक है, उन्होंने legislative functions को भी निभाया। It adopted the national flag and national anthem. तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके जो हैं वो करेक्ट हैं। Consider the following statement with reference to the procedure for the amendment of the constitution under Article 368. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट होते ही आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। सो ओनली पॉसिबल आंसर इज 2 and 3, दैट इज सी। बट हम लोग इन दोनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग एग्जाम में नहीं बैठे हुए और हमें ये तीनों स्टेटमेंट हमें पता करने, हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमें 1-2 स्टेटमेंट नहीं पता, तो वहाँ एलिमिनेशन टेक्निक से काम चल गया तो चल गया। बट यहाँ तो मुझे पता है कि मुझे दोनों स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज है और अभी ये नॉलेज बढ़ाने का टाइम है, तो मैं इन दोनों को भी रीड करूंगा। ऑल सच बिल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मस्ट बी passed in the house by special majority. So वो करेक्ट है। The president must give assent to the bill. So ये भी करेक्ट है। आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैडम इंदिरा गांधी ने किया था, जिसके थ्रू उन्होंने ऑब्लिगेट कर दिया था प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो आप किसी तरह का वीटो का एक्सरसाइज नहीं कर सकते। Which of the following statement given below is correct in context of part 3 of the Indian Constitution? ठीक है, करेक्ट बताना है। The objection, no objection can be made when state carries on trade, business, industry or service as a monopoly. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। करेक्ट बताना है तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है ना, बिकॉज आर्टिकल 19 में ये दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रोफेशन आपका है, राइट टू ऑक्यूपेशन है, बट स्टेट कैन रिजर्व सर्टन सेक्टर लाइक न्यूक्लियर और एनी सेक्टर स्टेट कैन रिजर्व और कह सकता है कि भाई इस एरिया में हम लोग ही डील करेंगे, आप लोग नहीं डील करोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बट स्टिल 3 और स्टेटमेंट जो हम देखेंगे। द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29(2) इज गिवन टू कम्युनिटी एज वेल एज अ होल एंड नॉट टू द, नहीं, ये राइट जो है 29(2) में ये इंडिविजुअल को दिया गया, सो इनकरेक्ट। आर्टिकल 17 अंडर पार्ट 3 अंडर फंडामेंटल राइट इज नॉट अ सेल्फ एग्जीक्यूशनरी राइट, तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत। द ओनली आंसर कुड बी ए। ठीक है, ये ब्लैंकेट बैन जो है आर्टिकल 24 जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स नहीं इंपोज करता। अगर हार्मलेस एक्टिविटीज है, फैमिली एक्टिविटीज है, तो आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूलिंग, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर डे 2-4 घंटे के लिए वो फैमिली बिजनेस में जो कि हार्मलेस नेचर का है एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका द ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट इज ए एंड दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। सॉरी, आंसर रिफ्लेक्ट हो गया। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिसीव्ड द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स गिवन बिलो फाइंड द सोर्स इन आर्टिकल 21? राइट टू कैरी आर्म्स नहीं, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, राइट टू क्लीन वाटर का कंपोनेंट है, सो ये सही। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, सो ये सही। सो 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इन द प्रीएम्बल आइडिया ऑफ जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, करेक्ट। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। द फंडामेंटल राइट अलोंग विद द डीपीएसपी रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, सो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधार नहीं है। द मिनिस्टर
आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है। द कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट। नहीं भाई, ये गलत है। हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट है और कैबिनेट को हेड नहीं करते। कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो 1 and 3 is going to be the right answer and hence C is going to be the right answer. In which of the following cases was the principle of basic structure doctrine used by the Supreme Court to strike down the provision of कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज करते हुए जुडिशरी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को या एक्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो पहले आपको देखो, मान लेते हैं कि इन 4 केसेस के बारे में आपको नहीं पता, सिर्फ ये पता है आपको कि कौन कौन से ईयर में ये केसेस हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व कब हुआ था? तो 1973 में, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर का यूज कैसे जुडिशरी, कब जुडिशरी कर सकती है? तो 1973 के बाद ही। तो इसमें से देखो कोई केस ऐसा है जो 1973 से पहले हुआ है। तो 1973 से पहले ये गोलकनाथ वाला केस हुआ है, दैट इज 1967। और केशवानंद भारती केस जो है वो 1973, जिसमें इवॉल्व हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, है ना। तो इन दोनों में तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये उससे पहले हुए केस, जब बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ उससे पहले। तो मिनर्वा मिल केस में हुआ होगा या फिर, तो सबसे पहले ये भी हम नहीं जानते कि भाई इन दोनों में से किस में किया है। हो सकता है सिर्फ इसमें किया हो सकता है सिर्फ इसमें भी किया हो और हो सकता है दोनों में किया हो। तो 1 आंसर नहीं हो सकता आपका, 4 आंसर नहीं हो सकता, इतना हम जान गए। तो 1 आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 1 आंसर नहीं हो सकता तो सिर्फ ये पॉसिबल आंसर है 2 and 3। एलिमिनेशन का यूज करके हमने कर लिया। Which of the following is not an element of rule of law propounded by A.V. Dicey? A.V. Dicey ने जो रूल ऑफ, जब आर्टिकल 14 कर रहे थे तो रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स को हमने किया था। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो है A.V. डाइसी के रूल ऑफ लॉ के कंपोनेंट है और चौथा जो है उस रूल ऑफ लॉ के का कंपोनेंट नहीं है, वो हमें बताना है। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। सो ये बिल्कुल सही है, ये रूल ऑफ लॉ का एक कंपोनेंट है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। सो ये भी रूल ऑफ लॉ का कंटेंट है। नो टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट इज, सो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है एंड हेंस दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये भी आपके रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ 679। अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट इन्वोक आर्टिकल 368? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर कौन कौन से ये चीजें नहीं मानी जाएगी, है ना। आर्टिकल 368 के अंदर कौन कौन सी इनमें से चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मान। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 जो है वो नहीं मानता है। सिटीजनशिप जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगी, ये भी सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी, तो इसको भी आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानता है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा और इसको भी आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानता है। तो ये तीनों आपके आंसर का पार्ट है, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस सेशन एज वेल। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन क्वेश्चन नंबर 681 to 700. So until then, bye bye.